मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की में देखता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्चना सिंह पटेल, आप सभी का विमेन प्लेनेट पर स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा महिला सशक्तिकरण के बारे में, लेकिन असल में क्या है महिला सशक्तिकरण, आज हम ये जानेंगे और ये भी जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ी ही क्यों, महिलाओं की ऐसी कंडीशन हुई कैसे, इतने सालों के प्रयास के बाद भी महिला सशक्तिकरण कहाँ तक पहुँचा है और इस स्पीड से महिलाएं निकट भविष्य में कब तक सशक्त हो जाएंगे। ये भी जानेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महिला सशक्तिकरण अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रियल में फर्क पड़ेगा, महिलाएं एम्पावर होंगी। डेटा और फैक्ट्स क्या कहते हैं महिला सशक्तिकरण पर, हमारे लेजेंड्स क्या कहते हैं महिला सशक्तिकरण पर, और अगर कुछ छूट जाए तो आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। वादा करती हूँ इधर उधर घुमाकर फालतू का सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दूंगी। आज मैं बात करूंगी रियल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मैं अर्चना सिंह पटेल जिला पंचायत सदस्य हूँ, समाज सेविका हूँ। इसके नाते मैंने रियल वुमेन एम्पावरमेंट को जहाँ तक समझा है, सोचा है, उस परिदृश्य को आपके सामने रखूंगी। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगी जिनका जवाब आप खुद देंगे और उन सवालों का जवाब देते देते आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे देश में, हमारे आसपास महिलाएं कितनी एम्पावर्ड हैं। तो आपके सामने सवालों की बौछार करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है महिला सशक्तिकरण, न कि पुरुष असशक्तिकरण। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब मान लीजिए दो लाइन्स है हमारे पास, एक डब्ल्यू लाइन और एक एम लाइन। अब अगर हमें डब्ल्यू लाइन को बड़ा करना है तो हम डब्ल्यू लाइन के आगे उसी लाइन में खींचकर डब्ल्यू लाइन को बड़ा करेंगे, न कि एम लाइन को मिटा करके छोटा करेंगे। अब मान लीजिए हमने दूसरी वाली तरकीब अगर अपनाई तो क्या होगा, डब्ल्यू लाइन तो वैसी की वैसी ही रह गई, एम लाइन अलग से और छोटी हो गई। दोस्तों, आज के दौर में विमेन एम्पावरमेंट भी कुछ इसी दो लाइन्स की तरह है। दिखने में तो बड़ी होती दिख रही है, खूब काम हो रहा है, स्कीम्स भी निकल रही है, कानून भी बदल रहे हैं, ठोस हो रहे हैं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन रियल में धरातल पर विमेन एम्पावरमेंट है क्या, कहाँ तक पहुँचा है, सच्चाई क्या है। मेरे साथ बने रहें, ये आपको मैं नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट की डेटा और फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला मीन्स फीमेल, औरत। सशक्तिकरण मीन्स सभी शक्तियाँ, राइट्स प्रदान करना, मतलब महिलाओं को पावर देना, उन्हें उनके हक अधिकार देना और वो सारे हक अधिकार देना जिससे महिलाएं फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली सभी प्रकार से खुद को एम्पावर्ड समझे, खुद को स्वस्थ, खुशहाल, आत्मनिर्भर, तनाव रहित और निडर महसूस कर सके, ताकि भविष्य में वो अपने परिवार, समाज और अपने देश के तरक्की में, डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सके, कंधे से कंधा मिलाकर सच में चल सके और अपना पूरा योगदान दे सके। धरती पर जो जीवन का सतत विकास है उसे बखूबी निभा सके। जैसे एक मैन यानी एक मेल बचपन से महसूस करता है, अपने सपने बुनता है, फिर अपने सपनों को पूरा करता है। मेरा कहने का मतलब वो सारे हक अधिकार जो एक महिला को महिला है ये महसूस कराए। तो चलिए आप ही बताइए कि महिला सशक्तिकरण है क्या? क्या आप एक सशक्त महिला हैं? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप देश के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। इससे हम सबको रियल में महिला सशक्तिकरण क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, ज्यादा क्लियर होगा। भारत का उद्देश्य है कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्देशित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना, जो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी पर केंद्रित है। तो क्या ये संभव है? क्या आप सशक्त महसूस करती हैं या करने लगी हैं? क्या आपके जन्म पर आपके घर वाले ठीक वैसे ही खुश हुए थे जैसे आपके भाई के होने पर? क्या आपके घर में लिंग भेद का माहौल नहीं है? क्या आपके घर में मेल और फीमेल सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं? और अगर नहीं खाते हैं तो क्या वजह है? क्या इसमें महिलाओं की स्वतंत्रता है या फिर लिंग भेद कारण है? क्या आपकी और आपके भाई की परवरिश एक ही जैसे हुई है या एक ही परिवेश में हुई है? क्या आप और आपका भाई दोनों एक ही अच्छे स्कूल में पढ़े हैं? क्या आप और आपके भाई के साथ घर वाले समान व्यवहार करते हैं? बेटी अगर ज्यादा सुंदर हो जाए तो भी डर और कम सुंदर हो जाए तो भी पेरेंट्स डरते हैं, जबकि बेटे के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? पेरेंट्स बेटी को घर अकेला छोड़ने पर भी डरते हैं और बाहर भी अकेले भेजने से डरते हैं। क्यों? जबकि बेटे के केस में ऐसा नहीं होता। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बेटा गलती करता है बचपन में तो पेरेंट्स उसे पुचकारते हैं और अगर बेटी गलती करे तो डांटते हैं, सिखाते हैं और ज्यादा करने पर दंडित भी करते हैं कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, ऐसा करोगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है।
सारी इज्जत बेटी के हाथ में। बेटे के हाथ में क्यों नहीं भाई? अच्छा ये बताइए, बेटी का घर है कौन सा? जहाँ पैदा हुई है वो, या फिर जहाँ ब्याह कर जाएगी वो, या शायद कहीं नहीं, क्योंकि माता पिता तो उसका पालन पोषण उसी हिसाब से करते हैं कि बेटी को दूसरे के घर जाना है। और जब ससुराल जाने पर ये सुनने मिलता है कि बहू दूसरे घर से है, दूसरे घर से आई है, वहाँ भी लो कैटेगरी में। अगर आपका घर वहाँ है जहाँ आप पैदा हुई हैं, तो बड़े होने पर पिता के हिस्से में कितनी हिस्सेदारी है आपकी, या आगे चलकर कितना मिला भी कि नहीं। और अगर ससुराल आपका घर है तो बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों? दहेज को लेकर क्यों सताया जाता है? क्या लेकर आई हो ये कहकर क्यों डराया जाता है? आप अपने परिवार में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं? और अगर नहीं तो क्यों? आपके परिवार, समाज या फिर देश में या फिर देश की तरक्की में आपकी कितनी सहभागिता है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या शादी के बाद आपका सपना डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर या फिर टीचर कुछ भी बनने के बजाय सिर्फ घर संभालना और बच्चे संभालना है? क्योंकि आपको शुरू से यही सिखाया गया है, या फिर आप अपनी स्वतंत्रता से कर रही हैं, या बिना दबाव के कर रही हैं? क्या आपको अपनी पढ़ाई या फिर नौकरी बीच में ही छोड़नी पड़ी क्योंकि 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन करते करते या फिर जॉब करते करते आपके पिता को कोई अच्छा लड़का मिल गया आपके लिए, क्योंकि वो लड़का बेस्ट है उनकी बेटी को जिंदगी भर कमा कर खिलाने के लिए, उसे जिंदगी भर पालने के लिए? या फिर आपको अपने स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब प्लेस पर लिंग भेद या फिर हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा, या फिर उसका डर लगता है, या फिर पेरेंट्स बेटी को बोझ समझते हैं, उन्हें जल्दी रहती है कि मेरी इज्जत के साथ अपने पति के घर चली जाए, बस मेरा भार खत्म। या फिर उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं किसी दिन मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? या फिर पेरेंट्स अपनी हैसियत से ज्यादा का वर मिलते ही सोचते हैं कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी, इसलिए शादी कर देते हैं। चाहे बेटी का मन हो ना हो, उसके सपने टूटे, उसका जॉब छूटे, पढ़ाई छूटे, क्या फर्क पड़ता है? पति अगर छोड़ दे तो बेटी अपना ध्यान कैसे रखेगी, ये क्यों नहीं सोचते पेरेंट्स? क्यों इस काबिल नहीं बनाते पेरेंट्स अपनी बेटी को कि उनकी बेटी किसी पर बोझ नहीं बल्कि किसी का बोझ कम कर सके, जिम्मेदारियों के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो सके? आखिर क्या सच है या फिर सब सच है? आप ही बताइए। आपके घर में सबको संडे लीव मिलता है, जो पढ़ते हैं या फिर जो जॉब करते हैं, लेकिन आपको या आपकी माँ को कितने दिन लीव मिलता है वीक में? ये सब सिर्फ सवाल हैं, आप परेशान मत होइएगा, सच्चाई है सवालों में, इसलिए रखना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, फीमेल को हमेशा वीकर सेक्शन क्यों समझा जाता है? जो समझता है उसकी गलती है, या फिर हमारी, या फिर हमारे पेरेंट्स की, या फिर सबकी, या फिर हालातों की? यहीं से तो सारी शुरुआत होती है। हम महिलाएं फिजिकली वीक क्यों हैं, कमजोर क्यों हैं? जिस चीज में मेल हमसे मजबूत हैं उसी की तो वैल्यू है। जरा सोचिए, हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं, इसीलिए तो आसानी से हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर वर्क प्लेस हो, वहाँ पर आसानी से शिकार हो जाते हैं, फिर बात पहुंच जाती है रेप तक। अच्छा कभी आपने ये सुना है कि किसी महिला पुलिस अधिकारी, IPS अधिकारी, IG, DIG वगैरह का हैरेसमेंट हुआ हो, रेप हुआ हो? बहुत कम या फिर नहीं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? जब महिलाएं हमारी जैसी आम महिलाएं ही ट्रेनिंग लेकर के पुलिस ऑफिसर बन सकती हैं, फिजिकली स्ट्रांग हो सकती हैं, तो हम कॉमन महिलाएं क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रही कि हम सबको पुलिस बन जाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि हम सब बाय बर्थ कमजोर नहीं हैं, हमने कमजोर बनाया है अपने को, या फिर कह लीजिए कमजोर किया गया है। हम उस दिशा में कोई एक्टिविटी नहीं करते इसलिए कमजोर हैं फिजिकली। मेरा मतलब है कि एक फीमेल भी फिजिकली स्ट्रांग हो सकती है, और फिर सिनेरियो बहुत अलग होगा। अकेले कहीं जाने से खुद का डर खत्म होगा, पेरेंट्स का भी डर खत्म होगा, लोगों का भी हमें देखने का नजरिया बदलेगा, और यहाँ हम शायद आधे से ज्यादा जंग जीत जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि फीमेल्स की IQ मेल्स की IQ के मुकाबले कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि इसकी वजह बायोलॉजिकल या फिर जेनेटिक नहीं है, इसकी वजह है वर्षों से वैसी चीजों से वंचित रखना जिससे IQ बढ़ता हो। तो बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य की। जनरली क्यों महिलाएं मानसिक रूप से भी कमजोर होती हैं पुरुषों की तुलना में? माना कि नेचर ने ऐसा बनाया है, बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि कुछ भी सह सके, लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं सह सकती। ये भी वजह है जेंडर इनइक्वालिटी का, और इसका मेन वजह है परवरिश, वातावरण। कुछ मत बोलो, तुम लड़की हो, शांत रहना सीखो, ये चीजें लड़कियों के लिए नहीं बनी। मजबूत बनाने के बजाय बंदिशें, और फिर क्या है, धीरे धीरे चीजें इतनी बदल जाती हैं कि वो गलत के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा पाती, डरती है, कुंठित होती है, फिर चाहे वो होम वायलेंस, हैरेसमेंट हो, मोलेस्टेशन हो, रेप क्यों ना हो। अच्छा हमने एक चीज देखा है कि कमजोर लोगों को ही ज्यादा उम्मीदें होती हैं। महिलाएं ज्यादा उम्मीद करती हैं, उम्मीदें पूरी नहीं होती, फिर छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, फिर अपने एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठाती हैं कि आखिर क्यों हम इतनी कमजोर, इतनी लाचार क्यों? हम भाई बहन तो बचपन में एक जैसे थे, एक ही माँ बाप के थे,
फिर इतना अंतर क्यों? किसी के पास है जवाब? अच्छा, आजकल महिला सशक्तिकरण की खूब बातें हो रही हैं। इसे लेकर महिलाओं को खूब जागरूक किया जा रहा है, खूब जागरूकता बांटा जा रहा है, क्योंकि हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन, रेप वगैरह के केसेस बढ़ रहे हैं और आधा से ज्यादा केसेस की तो रिपोर्ट ही नहीं दर्ज होती, पुलिस थाने तक तो पहुंच ही नहीं पाती महिलाएं, जिसके कई वजह होते हैं। तो ऐसे में कितने पेरेंट्स में जागरूकता आई है? कितने पेरेंट्स ने ये ठाना है कि मैं अपनी बेटी को फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग बनाऊंगा, उसे जिम भेजूंगा, स्पोर्ट्स कराऊंगा, योग कराऊंगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराऊंगा, तभी शादी करूंगा। कितने पेरेंट्स जागरूक हुए हैं? और साथ साथ बेटे को भी ये बताऊंगा कि महिला और पुरुष दोनों के अपने अपने राइट्स हैं, दोनों के अपने सम्मान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, हमेशा महिला का रिस्पेक्ट कर, तुम दोनों ही मेरी इज्जत हो, कभी गलत काम मत करना। बजाय इसके अभी भी पेरेंट्स इस तलाश में रहते हैं कि मेरी बेटी को कब कोई अच्छा वर मिल जाए और मैं शादी कर दूं, कब कोई अच्छा एक कमाऊ लड़का मिल जाए और मैं अपनी बेटी ब्याह दूं। क्या आप सोशली और कल्चरली स्ट्रांग हैं? मतलब आप किसी तरह से इन्वॉल्व हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरह का कल्चर होना चाहिए, कौन कौन से सोशल नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, कौन कौन से इश्यूज को तुरंत के तुरंत हटा दिए जाने चाहिए और कौन कौन से सोशल नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? क्या आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं? जैसे किसे वोट करना है, कौन अच्छा नेता है, किस तरह का कानून लाना है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, कितने हैं, मिल रहे हैं कि नहीं। अच्छा, पॉलिटिक्स में 33% महिला आरक्षण आ तो गया है, लेकिन कब से फॉलो होगा पता नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इन कानूनों की वजह से, सिर्फ इन आरक्षणों की वजह से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि बेस लेवल पे काम ना हो। क्योंकि अभी भी भारत में ऐसी कई महिला नेता हैं जो जीतने पर घर बैठ जाती हैं और उनके पति या फिर घर से कोई और प्रतिनिधि उनका जिम्मेदारी संभालता है, क्षेत्र में जाते हैं। काम करने की बात तो अलग है, लेकिन उस महिला नेता को कोई न जानता है न पहचानता है, उसे तरजीह भी नहीं मिलती। तो ये है आरक्षण। क्या इसका जवाब है आपके पास? और अगर नहीं तो क्यों? क्या आप अपने इकोनॉमिक डिसीजन मतलब आर्थिक निर्णय खुद लेती हैं? अगर नहीं तो क्यों? अपने या अपने परिवार से जुड़े किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में आप कितना इन्वॉल्व हैं? सिर्फ कुछ ही महिलाएं हैं जो अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई करती हैं, मेहनत करती हैं और शादी के बाद कंटिन्यू भी करती हैं। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं जब तक कि उनकी अच्छी शादी न हो जाए, एक अच्छा लड़का न मिल जाए, इसलिए वो अच्छी डिग्री लेती हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा कब तक चलेगा? इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी क्यों है? और सबसे बड़ी बात, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो बुरा क्यों लगता है? आप आगे क्या, आप तो बराबर भी नहीं बनना चाहती। सच्चाई तो ये है कि हम सबको, आपको डिपेंडेंसी की आदत हो गई है, जबकि असल मायने में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और डीप अवेयरनेस ही महिला सशक्तिकरण ला सकता है, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, भाई हो, पति हो या फिर महिला खुद। अच्छा, एक बात बताइए, क्या शादी के बाद आपका सरनेम मायके वाला ही रहता है या फिर बदल जाता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या आपके बच्चे के नाम के आगे आपका सरनेम लगता है? अगर नहीं तो क्यों? एक ऑप्शन होना चाहिए ना कि आपका वाला भी लग सकता है, ससुराल पक्ष वाला भी लग सकता है, या फिर किसी का नहीं। सरनेम की जरूरत भी क्या है, लेकिन एक सिस्टम है कि ससुराल वाला ही लगेगा। तो इन सब सामाजिक कुप्रथाओं के लिए जो कब से चली आ रही हैं, कौन जिम्मेदार है? शायद सब लोग या कोई नहीं, लेकिन इतना बड़ा बदलाव हुआ है, पूरा का पूरा इतिहास ही बदल गया है, तो कुछ तो हुआ होगा। ये कहाँ आ गए हम? एक समय था जब सीता और द्रौपदी अपने वर खुद चुनती थी, स्वयं वर खुद चुनती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि लड़के की फोटो दिखाए बिना, उसे मिलाए बिना, दोस्ती हुए बिना उसकी शादी कर दी जाती है, उसे मिलाए बिना पेरेंट्स द्वारा वर चुना जाता है। लड़की खुद से किसी को पसंद ना कर ले, इसके लिए स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब को लिमिट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि एक महिला के खिलाफ दिल दहला देने वाले अत्याचार होने के बावजूद एक महिला खुद अपने सशक्तिकरण के लिए क्या कर रही है? वो ऐसा क्या कर रही है जिससे वो खुद को फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली मजबूत बना सके। तो जिस दिन महिलाएं ये इनिशिएटिव लेना शुरू कर देंगी, डिपेंडेंसी खत्म कर देंगी, आधे से ज्यादा जंग उसी दिन जीत लेंगी। मैं यहाँ जंग शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इतने ज्यादा डिपेंडेंसी नेचर होने के बाद भी एक महिला का सशक्त होना एक जंग ही है। तो महिलाओं, उठो और जागो। आप में और एक सशक्त महिला में सिर्फ एक ही स्टेप का फर्क है, वो है सोच का, शिक्षा का और डीप अवेयरनेस का। तो दोस्तों, ये थे मेरे सवालों के बौछार। आपका जवाब हाँ है या ना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ है तो क्यों और ना है तो क्यों, ये भी सवालों को अन्यथा मत लीजिएगा। कॉमन सवाल थे और सच्चाई से परिपूर्ण थे। आइए अब जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ी ही क्यों। महिलाओं के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज हमें महिलाओं को सशक्त बनाना पड़ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने स्त्रियों के वर्तमान और भविष्य पर विचार करते हुए एक बार कहा था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं के साथ
होने वाला व्यवहार। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को अवसर दो, दुनिया वो खुद बदल देंगी। उन्होंने कहा था कि हैंड्स ऑफ, आपको उनके लिए कुछ नहीं करना है, बस उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें जो करना है खुद कर लेंगे। यही सबसे जरूरी बात है। ऐसा नहीं है कि पुरुष को स्त्री को सुधारने की जरूरत है। अगर वह ये सोच छोड़ दे तो महिलाएं वही करेंगी जो उनके लिए बेहतर है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जैसे एक परिंदा एक पैर पर नहीं उड़ सकता, ठीक वैसे ही समाज एक पहिए पर नहीं चल सकता। स्त्री और पुरुष दो पहिए समान हैं, दोनों गतिशील रहेंगे तभी समाज और देश का विकास होगा। देखा जाए तो महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, लेकिन अगर देश की आधी आबादी को लूली लंगड़ी कर दिया जाए तो देश कैसे विकास कर सकता है। देश की आधी आबादी को मतलब महिलाओं को वर्षों से सामाजिक कुप्रथाओं में बांधकर उन्हें उनके सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखकर आत्मनिर्भरता से निर्भरता की ओर खींचकर उन्हें लूला लंगड़ा बना दिया गया है। भारत के कई हिस्सों में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझा जाता है, उन्हें उचित अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए पतन की ओर अग्रसित समाज के उत्थान के लिए जरूरी है महिला का फिर से सशक्त होना या उसे सशक्त बनाना। अभी भी देश की आधी आबादी अपने अधिकारों से, अपने अनेक अधिकारों से वंचित है। दुर्भाग्य है कि आज भी पुरुष प्रधान समाज में समाचार पत्र, न्यूज चैनल, वेब चैनल पर दहेज, हत्या, रेप, हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन, भ्रूण हत्या की घटनाओं से भरे पड़े मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन आंकड़ों में दिन पर दिन बढ़ोतरी ही हो रही है। महिलाओं पर होने वाले शोषण और हिंसा घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज भी हमारे समाज में महिला केंद्रित आर्टिकल्स और मूवीज आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते हैं। कहीं न कहीं उनका विरोध शुरू हो जाता है। इसीलिए कभी तस्लीमा नसरीन, गौरी लंकेश और दीपा मेहता जैसे लोगों का विरोध होता रहता है। महिलाएं अपने निर्णयों के लिए किसी और पे निर्भर न रहें, वो अपने जीवन से जुड़े निर्णय खुद ले सकें। इसके लिए जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आधी आबादी को, देश की आधी आबादी को यूं ही अनदेखा किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, तो उसके बिना समाज का विकास कैसे संभव है। एक पहिए को कमजोर करके संतुलित विकास कैसे हो सकता है। तो यह समय की मांग है और समाज की जरूरत भी कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले। अब हम ये जानेंगे कि महिलाओं की ऐसी कंडीशन हुई क्यों कि उन्हें महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़े। इसके अंतर्गत हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। शायद पता लग जाए कि सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी। प्राचीन काल यानी ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल में भारतीय संस्कृति में महिलाएं बहुत ज्यादा सशक्त थीं। उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाता था और लिंग आधारित भेदभाव भी नहीं थे, बल्कि उन्हें उल्टा कार्यक्रमों में समाज द्वारा सम्मानित भी किया जाता था। रियलिटी में उन्हें जननी समझा जाता था, माना जाता था और धर्म ग्रंथों में नारी का दर्जा दिया जाता था। अपने बुनियादी अधिकारों का आनंद लेते हुए महिलाएं पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। और तो और ऋषि पत्नियां अपने पतियों के साथ आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेती थी। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही जीवन जीने को मिलता था। भारतीय विदुषियां जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, सीता, द्रौपदी और अलापा की उपलब्धि इस समय महिलाओं के लिए एक आदर्श है। पुरुषों के समान अधिकार और समानता प्राप्त ये महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धी भी थी। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उन्हें धन और संपत्ति रखने का भी पूरा अधिकार था। अपने संतानों के मार्गदर्शन में भी उनकी सशक्त भूमिका थी। तैत्तिरीय संहिता में महिला और पुरुष दोनों को गाड़ी के दो पहियों के रूप में माना जाता था। तैत्तिरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है जो दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। विष्णु पुराण के अनुसार इस शाखा के प्रवर्तक यक्ष के शिष्य तित्तिर ऋषि थे, इसलिए संहिता का नाम तैत्तिरीय संहिता है। अब मध्यकाल पर नजर डालते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में दोनों लिंगों के बीच अखंडता की गुंजाइश तो थी, फिर बाद के वैदिक काल में अखंडता और समानता में गिरावट आई, खासकर महिलाओं की स्थिति में। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट का मुख्य कारण विदेशियों का भारत आना यानी भारत पर विदेशी विजय थी। निष्पक्षता और सद्भाव में बहुत गिरावट आई, जिसने महिलाओं को कई चीजों से बाध्य किया, जैसे कि वेदों के अध्ययन करने से, वैदिक मंत्रों का पाठ करने से, वैदिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने से, अपने अधिकार का आनंद लेने से इत्यादि। साथ ही साथ उन्हें जल्दी शादी करने और घरेलू जीवन में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया और अपने पतियों के प्रति अटूट समर्पण रखने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर वैदिक काल में उनकी शिक्षा का आयाम बदल गया। उन्हें सभी घरेलू कार्य सिखाए जाने लगे और फिर धीरे धीरे समय बदलता गया। उसके बाद माता पिता को भी बेटी के जन्म पर शर्म आने लगी, डर लगने लगा। आगे चलकर उनकी स्वतंत्रता और बाध्य हुई। उन्हें पूरा शरीर ढकने के लिए घूंघट, पर्दा अपनाना पड़ा। इन्हीं सब मजबूरियों की वजह से समाज में अन्य बुराइयों का जन्म होता चला गया और महिलाओं की स्थिति और भी बुरी होती गई, कंडीशन कठिन होता गया। उसके बाद फिर सती प्रथा, जौहर, लड़कियों का शिक्षा पर रोक, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक और कई सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। मध्ययुगीन काल की बात करें तो मध्ययुगीन काल में महिलाओं के साथ
सामग्री मतलब सामान जैसा व्यवहार होने लगा। विधवाओं को शापित माना जाता था, उन्हें दुर्भाग्यशाली समझा जाता था। पवित्र अनुष्ठान या फिर स्थान पर विधवाओं के लिए कोई जगह नहीं होती थी, उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं होती थी, उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने का हक नहीं था, हमेशा फीके या फिर सफेद कपड़े ही पहनने पड़ते थे और उनका भोजन भी अलग होता था। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ। उन्हें अपने अधिकारों और शक्तियों का थोड़ा सा आनंद लेने का मौका मिला, लेकिन सभी समाज की महिलाओं को नहीं। उस समय कुछ असाधारण बहादुर महिलाएं जैसे बेगम हजरत महल, अजीजुन बायल, उदा देवी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि। सामाजिक सुधार तो हुए लेकिन बहुत धीरे स्तर पर, वो भी कुछ महान समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती की वजह से। महिला सशक्तिकरण की उत्पत्ति, इसकी अवधारणा 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलनों में सामने आई। पूरे विश्व में पूरी 19वीं सदी को महिलाओं की सदी कहा जाता है, क्योंकि इस समय महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करने लगी, अमीर घरों के लिए घरेलू सेवा देने लगी, पारिवारिक व्यवसायों में भी काम करने लगी और घर आधारित काम करने लगी। कारखानों के लिए कपड़े और जूते तैयार करना, कपड़े धोना या बाजार सड़कों पर बेचने के लिए नाश्ता तैयार करना इत्यादि कामों में इन्वॉल्व होने लगी थी। पश्चिमी दुनिया का भी भारत में महिला सशक्तिकरण पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। पूरी दुनिया में महिलाओं की शिक्षा एक विवादास्पद प्रश्न बन गई और एक सामाजिक कलंक की तरह हो गया कि महिलाएं भारत में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश शासकों और इंग्लैंड, यूरोप से आए मिशनरियों की वजह से यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। उनके महिला शिक्षा के पक्ष में होने की वजह से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में लड़कियों के लिए कई स्कूल स्थापित हुए और साथ ही साथ शिक्षा के विरुद्ध पितृसत्तात्मक मानदंडों का भी विरोध हुआ। देश में आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण के आंदोलन सुस्त पड़ गए। बंटवारे वगैरह ने काफी ध्यान आकर्षित किया। हर जगह सामाजिक राजनीतिक अशांति थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर CSWI समिति यानी कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया की नियुक्ति की, जिसने शिकायतों के निवारण हेतु एवं महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में तीव्रता लाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश। संविधान लागू होने के बाद भी भारत में 30 साल तक महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ खास नहीं किया गया और लगातार महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में लापरवाही बरती गई। राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी तो कम थी ही, महिलाओं को कभी भी बुनियादी शिक्षा नहीं मिली जिससे वो खुद को भेदभाव और हिंसा से बचा सके। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ था, तो दूसरी तरफ ब्रह्मो आंदोलन के समय महिलाओं की शिक्षा में तेजी से विकास हुआ। 1979 में संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO द्वारा CEDAW यानी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के हिंसा और भेदभाव के उन्मूलन के लिए अपनाया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु यह कन्वेंशन महिलाओं के मानवाधिकारों और पुरुषों व महिलाओं के बीच कानूनी और राजनीतिक समानता को बहाल करने के लिए था। इतने सारे नीतियों, सुधारों, अधिनियमों और कानूनों के लगातार कार्यान्वयन के बाद अंततः महिलाओं को राजनीतिक रूप से अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी इसके द्वारा वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण बहुत कठिन था, क्योंकि अभी भी लैंगिक हिंसा बंद नहीं हुई और महिलाओं की कठिन राजनीतिक भूमिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी नहीं आया। वजह थी पितृसत्ता आज भी राजनीतिक दुनिया में महिलाओं के लिए बाधाएं पैदा करता है। महिलाएं भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी कई दशकों से मजदूर महिलाओं को बहुत कम वेतन दिया जाता है और हालत यह है कि लगभग सभी देशों में महिलाओं की राष्ट्र की आर्थिक भलाई में योगदान के बाद भी राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अनदेखा किया जाता है। पहले के परिदृश्य की तुलना में आज का परिदृश्य काफी हद तक बदला है। महिलाओं के एक संगठन द्वारा संभाला और संगठित किया गया गृह उद्योग लिज्जत पापड़ एक अच्छा उदाहरण है। यह पहला पापड़ व्यवसाय था जिसे महिलाओं ने खुद अपने बल पर शुरू किया था। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कानून और अधिनियम भी क्रियान्वित किए गए, जिससे पूर्ण रूप से बदलाव आ तो सकता है, लेकिन हम महिलाओं को भी पूर्ण रूप से पढ़ लेना होगा। महिला सशक्तिकरण की
की मांग महिलाओं को उनकी गरिमा और अधिकारों के साथ जीवन जीने के लिए है। सदियों से उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं का जीवन भौतिक से अधिक कुछ नहीं रहा है। तो ऐसे में देश की सभी सशक्त महिलाओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो दूसरी महिलाओं को जागरूक करने में मदद करें, उन्हें ऐसे किसी भी हठधर्मी मानसिकता से बाहर निकालें जो उन्हें आगे बढ़ने में नुकसान पहुंचाती हो। उन्हें शिक्षा के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना होगा, बताना होगा कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही हमें मंजिल दिला सकती है। शिक्षा नहीं तो महिलाओं का अस्तित्व भी नहीं। आइए अब ये जानते हैं कि इतने सालों के प्रयास के बाद भी महिला सशक्तिकरण कहां तक पहुंचा है। डेटा और फैक्ट्स क्या कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 15 से 49 वर्ष तक की महिलाएं कितनी एम्पावर हुई हैं। शादी के बाद इस उम्र की महिलाएं घरेलू निर्णय में कितना योगदान देती हैं, कितना उनका पार्टिसिपेशन रहता है। ये आप देख सकते हैं कि 2020 से 2021 तक का आंकड़ा है और 2015 से 16 तक का, यानी हम 5 साल का एस्टिमेट लेकर के चले। 5 साल की गैपिंग इसमें दिखाई जा रही है, तो थोड़ी सी इसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरा है कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें लास्ट के 12 महीने में उनके काम का पेमेंट मिला हो कैश में। तो 2015 से 16 में ये ज्यादा था, बल्कि 2020 से 21 में। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बढ़ा है, लेकिन बहुत थोड़ा बढ़ा है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पर घर या जमीन है, या जिन्होंने अपने नाम पर जमीन घर खरीदा है अकेले या किसी के साथ मिलकर। तो इस चीज में गिरावट आई है। आप देख रहे हैं कि 34.9% था 2015 से 16 में, और 2020 से 21 में 22.7% हुआ है। इतने महिलाओं का बचत खाता है बैंक में, बढ़ोतरी हुई है लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो फोन इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका मतलब मोबाइल इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि महिलाएं एम्पावर हो रही हैं। अब देखते हैं बाल विवाह की स्थिति। 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं की हिस्सेदारी, जिन्होंने 18 वर्ष से पहले शादी की थी, तो यहाँ भी परसेंटेज घटा है, लेकिन बहुत कम घटा है। बाल विवाह, उच्च प्रजनन क्षमता, न्यूनतम मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य और महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति एक प्रमुख निर्धारक है। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार में बालिका विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा था, जबकि बाकी स्टेट्स में 41% देखने को मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कम उम्र के विवाहों के अनुपात में सबसे अधिक कमी देखी गई है। तो ये मान सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कम उम्र में ही बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था। महिलाएं बड़े पैमाने पर एनीमिया की भी शिकार हो रही हैं। 2015-16 में 53% की तुलना में 2019 से 21 में 15 से 49 वर्ष आयु की महिलाएं 57% महिलाओं में एनीमिया पाया गया है। बड़े राज्यों में एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है और सबसे कम केरल में दर्ज की गई है। आइए देखते हैं कि महिलाओं का परसेंटेज कितना है जिनके पास अपना घर है। दिल्ली में एकल या संयुक्त रूप से घर या जमीन की स्वामित्व वाली महिलाओं की संख्या में पिछले 5 वर्षों में गिरावट आई है। 2015 से 16 में 35% महिलाओं के नाम पर घर या जमीन पंजीकृत थी, जबकि 2020 से 21 में घटकर यह 22.7% हो गई है। बहुत ज्यादा गिरावट है, जो कि सही नहीं है। महिलाओं का अपना बैंक खाता होना, उसमें वृद्धि हुई है। इंटरनेट तक पहुंच भी बढ़ा है। घरेलू निर्णयों में भागीदारी भी बढ़ी है, लेकिन जहां तक बात करें सशक्तिकरण की, तो उसमें कुछ खास अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है। महिलाओं के मोटापे में भी वृद्धि हो रही है। सशुल्क कार्यों में भागीदारी, यानी कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपने काम के पैसे पाती हैं। 2019 से 21 तक का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 25.4% महिलाओं को नकद भुगतान किया गया है। यह आंकड़ा पिछले सर्वेक्षण यानी 2015 से 16 वाले से लगभग नगण्य सुधार के साथ बेहद कम है। तो अगर हम महिला सशक्तिकरण देखते हैं तो इस हिसाब से महिलाओं की काम में भागीदारी भी बहुत कम है। ये है पूरा ग्राफ जो आप देख सकते हैं कि विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पेड वर्क्स। भारत के जितने भी राज्य हैं स्टेट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है रेड और ब्लू से। तो आप ये यहाँ पर पॉज करके बटन देख सकते हैं कि कौन से राज्य में महिलाओं का काम में पार्टिसिपेशन घटा है और कौन से राज्य में बढ़ा है। तो अक्सर यहाँ पर घटता हुआ ही दिखाई दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रूरल अर्बन गैप इन विमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया 2019 से 21 तक का आंकड़ा है। लिंग विकास सूचकांक ने 156 देशों में भारत की स्थिति को 140वें स्थान पर आंकी है। इसलिए सुधार की अभी भी गुंजाइश है बहुत ज्यादा। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली है और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य का दिखाया है, जिसमें सब कुछ है। पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड प्रोफाइल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट क्या है, मैरिज एंड फर्टिलिटी क्या है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, कैसा है, अर्बन और रूरल एरियाज का दिखाया गया है। फिर टोटल दिखाया गया है 2015 से 16 तक का एस्टिमेट दिखाया गया और फिर 2020 से 21 तक का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पॉज करके देख सकते हैं कि जो मैंने येलो से अंडरलाइन किया है घटता हुआ ही दिखाई दिया है, बढ़ा हुआ नहीं है। रूरल एरियाज में अभी हालत बहुत बुरी है, जिसे सही करने की जरूरत है। फीमेल पॉपुलेशन एज 6 years एंड एवर हु एवर अटेंडेड स्कूल। पॉपुलेशन बिलो 15 years कितना पॉपुलेशन है। सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी भी सेक्स रेशियो में गिरावट ही है। 2015 से 16 में 903 था और अभी 941 हुआ है। अब यहाँ नीचे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ऑफ एडल्ट में वुमेन हु आर लिटरेट। तो अभी भी लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं कि 66.1% ही है पुरुषों की तुलना में। वुमेन्स विद 10 और मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये आप देख सकते हैं, अंडरलाइन किया है मैंने। मेन विद 10 और मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग में परसेंटेज में काफी अंतर है मेल और फीमेल में। अब यहाँ नीचे देखते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर वुमेन, यहाँ पर परसेंटेज कम हुई है। 2015 से 16 में 2.7 था और 2020 से 21 में 2.4 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट फॉर वुमेन एज 15 to 19 ईयर्स, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, 28 से 22 हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें असलियत की तरफ ले जा रही हैं। किन चीजों में बढ़ोतरी हो रही है जिसका वुमेन एम्पावरमेंट से कोई मतलब नहीं है, और जो चीजें घट रही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए अब ये देखते हैं कि इस स्पीड से महिलाओं को भविष्य में कब तक महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ेगी ताकि सभी महिलाएं सशक्त हो जाएं। आजादी से पहले जब गिनी चुनी महिलाएं ही पढ़ाई कर पाती थी, उस जमाने में गरीब तबके की महिलाओं का सशक्त होना क्या, पढ़ाई तक के लिए अवेयरनेस नहीं थी। उस समय एक वीरांगना उभरी थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। महिला अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फुले महिलाओं को सुशिक्षित बनाने के लिए 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। देश की पहली महिला शिक्षक और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। 9 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से हुआ, जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। जब सावित्रीबाई फुले की विवाह हुई, वो अनपढ़ थी और वही वो दौर था जब छोटी सावित्रीबाई फुले ने पढ़ने का सपना देखा, जिस समय दलितों के साथ भेदभाव चरम पर था। पति की हेल्प से वो पढ़ाई की और एक दिन सभी महिलाओं को पढ़ाने की ठानी। पढ़ाना जारी रखने में उन्होंने असहनीय संघर्ष किया। कीचड़, ईंट, पत्थर ढेले तक फेंके जाते थे उनके ऊपर, लेकिन उन्हें पता था कि महिलाओं का जागृत होना, पढ़ाई करना कितना जरूरी है। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। उस समय भारत में पिछड़े समाज से स्कूल जाने वाली वो पहली लड़की थी और लड़कियों की शिक्षा की जननी बनी। महिलाओं को सशक्त बनाने का यह दीर्घकालिक प्रयास फिर से 1940 के दशक में शुरू हुआ। महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण चरण महिलाओं का राजनीति और अर्थव्यवस्था में भूमिका होना है। फिर भारत सरकार द्वारा 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति पारित की गई और इस वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण स्वशक्ति वर्ष के रूप में घोषित किया गया। वैसे तो घटनाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन उस समय 2006 में अपने ही ससुर द्वारा बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी मीडिया में खूब प्रचारित हुई थी। तो हम बात कर रहे हैं कि इस स्पीड से महिलाएं भविष्य में कब तक सशक्त बनेंगी। हो सकता है सिर्फ कुछ साल या फिर कभी नहीं। ऐसी ही योजनाएं चलती रहेंगी, अत्याचार होते रहेंगे, कानून बनते रहेंगे, लेकिन भारत में महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त कभी नहीं होंगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ लेने की आदत है, कुछ करने की और कुछ देने की आदत हमने डेवलप ही नहीं की है। सावित्रीबाई फुले की हम बात कर रहे थे ना अभी, उनका पूरा जीवन का संघर्ष हमारे सामने है, लेकिन हमें तो सिर्फ इतिहास पढ़ना है ना, कुछ करना थोड़ी है। उन्होंने खुद के लिए संघर्ष किया, फिर दूसरों के लिए किया जिंदगी भर। इसलिए आज हम यहाँ बैठकर उनका नाम ले रहे हैं। आज भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में जीवित है, वरना रोज कितने मरते हैं, कितने पैदा होते हैं, कौन जानता है। तो उठिए, जागिए और कुछ करिए, न दूसरों के लिए, अपने लिए तो करिए। इतिहास उसी को जानता है जो इतिहास बनाता है। अगर हम महिलाएं जग गईं तो हाँ, कुछ ही साल लगेंगे सशक्त होने में, वरना इंतजार तो कभी खत्म ही नहीं होता। मांगने से उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। 1848 से अब तक और कुछ ही सालों में 2048 आ जाएगा, यानी पूरे 200 साल बाद भी आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सशक्त होकर समाज और देश के तरक्की में कितनी भागीदारी है इसकी नहीं, तो पूरा सिनेरियो आपके सामने है। आजादी के बाद बाबा साहब ने जब 26 नवंबर 1949 में हस्तलिखित संविधान को संविधान सभा को सौंपा, तब वो न सिर्फ पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों का भविष्य उजागर किए, बल्कि महिलाओं के लिए तो उन्होंने उनकी आजादी ही लिख दी। जी हाँ, जब महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं थी, किसी सरकारी दस्तावेज पर उनका नाम नहीं था, जमीनें तक उनके नाम नहीं होती थी, मैटरनिटी पेड लीव नहीं था, महिला कोड बिल नहीं था, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अस्तित्व में ही नहीं थी। आंदोलन की स्वतंत्रता नहीं थी, मरे जिए कोई रिकॉर्ड नहीं। तब बाबा साहेब ने बिना मांगे ही एक सोती हुई कौम को जिंदगी दी, आजादी दी, हिंदू कोड बिल और संविधान के माध्यम से। यहाँ सभी औरतों की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हों। और आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भारत की लगभग 90% महिलाओं को कुछ नहीं पता कि उन्हें ये राइट्स कहाँ से मिली, किसने दी, कैसे मिली। यूं ही नहीं कहती मैं बाबा साहब को मसीहा। साथियों, हम उन वीरांगनाओं के देश से हैं जहाँ सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, चेन्नम्मा बेगम, हजरत महल, एनी बेसेंट, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने कर्मों से अपना नाम इतिहास में अंकित कर दिया। तो हमें तो सिर्फ सशक्त होना है,
क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं समस्त नारी शक्ति से आह्वान करती हूँ, उठो, जागो, आगे बढ़ो, अपने अधिकारों के लिए आपको ही पहल करना होगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महिला सशक्तिकरण अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया है, महिलाएं सशक्त नहीं बन पा रही हैं। अभी भी शिक्षा के प्रति जागरूक न होना, सीरियस ना होना। और महिलाओं की एक क्वालिटी है कि वो बेचारी बनकर रहती हैं। कोई गलती हो जाए तो जिम्मा न लेना, हमेशा दूसरों पर अपनी गलती को थोपना, अभी भी फिजिकल स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान न जाना, खुद को मेंटली स्ट्रांग न बनाना, अगर कुछ बुरा हो जाए तो उसे पकड़ कर रखना, इग्नोर न करना, पुरुषों द्वारा दिन भर के घरेलू काम को काम न मानना। जी हाँ, क्योंकि वो महिला द्वारा अपनी फैमिली के लिए एक निस्वार्थ अनपेड जॉब है जिसमें कोई लीव नहीं होती मरते दम तक। घर की ही एक महिला यानी सास, जेठानी, ननद द्वारा दूसरी महिला यानी नई बहू को सपोर्ट न मिलना, पेरेंट्स का भी पूरी तरह से जागरूक न होना, डीप अवेयरनेस की कमी होना, दोनों बच्चों को समान शिक्षा, समान व्यवहार, समान पालन पोषण न देना, बेटी को बिना पैरों पर खड़ा किए शादी कर देना, अपनी प्रॉपर्टी में हक न देना, शादी के बाद ये कहना कि अब तो तुम दूसरे घर की लक्ष्मी हो, चाहे कोई परेशानी हो जाए सहना तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी किस्मत है। बेटी को फिजिकली स्ट्रांग न बनाना और बेटे को ये न बताना कि महिला और पुरुष दोनों ही समाज के दो जरूरी पहलू हैं, दोनों का बराबर योगदान और सम्मान है। अगर सिर्फ पेरेंट भी जागरूक हो जाएं तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि हर पेरेंट माँ बाप भी हैं और इन लॉज भी हैं, सास ससुर भी हैं, तो यहाँ कंडीशन बहुत बेहतर हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रियल में फर्क पड़ेगा, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सशक्त होंगी। वीडियो का हर पार्ट बहुत जरूरी है, तो लगातार बने रहिएगा। हर लड़की ये ठान ले कि मुझे अच्छे से शिक्षित होना है और कोई स्किल वाली डिग्री लेनी है जिससे उसे उस क्षेत्र में जॉब मिल सके या फिर वो शादी के बाद कोई अपना काम शुरू कर सके। हर लड़की ये ठान ले कि जब तक वो फाइनेंशियल स्ट्रांग न हो जाए तब तक शादी न हो, लेकिन हाँ, अपनी करियर की तरफ सीरियस होने के लिए, माँ बाप को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। महिलाएं इमोशनल तो होती हैं, ये बाय बर्थ होता है, ये हम सब जानते हैं कि नेचुरल होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जहाँ इमोशंस की जरूरत हो वहाँ इमोशनल हो और जहाँ जरूरत न हो वहाँ इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करें, क्योंकि बेवजह इमोशंस की कोई कदर नहीं होती, उल्टा हम ही और ज्यादा इमोशनल होते चले जाते हैं और दलदल में खींचते चले जाते हैं। अपनी कंडीशंस की तरफ हम महिलाओं को डीपली अवेयर होना पड़ेगा और शिक्षा के प्रति सीरियस होना होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अगर आप एक लेवल तक पहुंच चुकी हैं तो दूसरी महिलाओं को भी ऊपर खींचिए, उन्हें जागरूक कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। हमेशा बेचारी बनकर न रहें कि मैं तो अबला हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, उसने मुझे गलत बोला, मेरे साथ गलत किया। सोचने समझने की क्षमता का विकास करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ें, अपनी कंडीशन के बारे में अपनों से डिस्कस करें, सलाह लें, अपनी गलती को गलती एक्सेप्ट करना सीखें, दूसरों को ब्लेम न करें, अपनी गलती सुधारें, आपकी सपोर्ट के लिए बनाए गए कानून का गलत इस्तेमाल न करें, वरना एक दिन ऐसा होगा कि आपकी वजह से कोई महिला जिसके साथ गलत हुआ उस पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा और कानून भी ढीला हो जाएगा। ये सब कुछ क्वालिटीज हैं जिन्हें अपने अंदर डेवलप करने से बहुत फायदा होगा और खुद से वादा करें कि ये क्वालिटीज जीवन भर फॉलो करेंगी और अपनी नई पीढ़ी में ट्रांसफर भी करेंगी। अगर किसी रिश्ते में कुछ अनबन हो जाए तो उसे पकड़ कर न रखें, स्किलफुली सॉल्व करें, गलती पर सॉरी बोलें और कभी कभी कंडीशन को इग्नोर करना भी सीखें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको इजीली इग्नोर कर देना चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं होता। एटीट्यूड न पालें, बात बन जाती है। हमें जरूरत है उन महिलाओं को वैल्यू देने की, सम्मान देने की, जो घर रहकर अपना दिन भर परिवार वालों की सेवा के लिए देती हैं, भले ही वो बिना लीव के, बिना सैलरी के काम करती हैं, ये उनका बड़कपन है। वैल्यू देने से उन्हें भी लगेगा कि वो कुछ खास कर रही हैं, योगदान दे रही हैं पूरे परिवार वालों की देख रेख में। जरूरत है वैल्यू देने की घर की एक महिला यानी सास, जेठानी, ननद द्वारा घर में दूसरी आई हुई नई महिला को यानी नई बहू को। सिनेरियो काफी हद तक बदल जाएगा। अपने आप को कमजोर न समझें, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए डेली बेसिस पर योग करें, मेडिटेशन करें, दौड़ लगाएं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स खेल सकती हैं, जूडो, ताइक्वांडो आदि आपके अगल बगल जो भी हो रहा हो उसे ज्वाइन कर सकते। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि किसी भी कंडीशन में आपको इसे अपने लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है, मेंटेन रखना है, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और ये खुद के लिए भी बहुत जरूरी है, एक स्वस्थ और आत्मसम्मान वाला जीवन जीने के लिए। एक बात यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि बेवजह कोई वैल्यू नहीं करता,
सिर्फ इसलिए कि आप किसी की माँ हैं, पत्नी हैं, बेटी हैं, बहन हैं। और इस चीज की आदत भी ना डालें। कुछ ऐसा करें जो आपके अंदर क्वालिटी ऐड करे। अपनों को बस इतना ही अपना बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति न छीन पाए। पेरेंट्स को भी पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, डीप अवेयरनेस होनी चाहिए। अपनी लड़की की शादी सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उसे अच्छा लड़का मिल गया है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उनकी बेटी भी काबिल है या नहीं। दोनों बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए, समान रूप से पालन पोषण करना चाहिए। बेटी को बिना पैरों पर खड़ा किए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी में हक देना चाहिए, जिससे उसकी भी वैल्यू हमेशा बनी रहे। बेटी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग जरूर बनाएं और बेटे को भी ये जरूर बताएं कि महिला और पुरुष दोनों ही समाज के दो जरूरी पहलू हैं, दोनों का बराबर योगदान और सम्मान है। माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चे के साथ हर तरह से जुड़ी होती है। तो अगर हर माँ अपने बच्चे की परवरिश इस तरह से करे कि आगे चलकर उसके अंदर महिला या पुरुष के प्रति ग्लानि की भावना न आए, हर माँ ये ठान ले कि वो हर तरीके से एक बेहतर माँ बनेगी, अपने सभी बच्चों का लालन पालन समान रूप से करेगी, तो यहाँ कंडीशन बहुत हद तक बदल सकती है। सरकार और एनजीओ द्वारा भी बेहतर पेरेंटिंग के लिए गांव या कॉलोनी लेवल पर सीरियस कैंपेन चलाए जाने चाहिए और दिन प्रतिदिन उसकी चेकिंग होनी चाहिए। सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों में टीचर्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वे बचपन से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनसे सही व्यवहार करें, बच्चों के व्यवहार को मॉनिटर करके उन्हें सही दिशा दिखा सकें। तब जाकर के हमारे समाज और देश में रियल महिला सशक्तिकरण आएगा और पुरुष असशक्तिकरण भी नहीं होगा। आइए जानते हैं हमारे लेजेंड्स क्या कहते हैं महिला सशक्तिकरण पर। स्त्री पुरुष की सहचरी है, समान मानसिक क्षमता से संपन्न है। महात्मा गांधी। आप किसी देश की स्थिति वहाँ की महिलाओं की स्थिति देखकर बता सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा का पूरा परिवार शिक्षित होगा। महात्मा गांधी। हम प्राचीन भारत की नारियों को आदर्श मानकर ही नारी का उत्थान और सशक्तिकरण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद। मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की में देखता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, तो अगर हमें अपने महापुरुषों के इन वचनों को साकार करना है तो हम महिलाओं को ही ठानना होगा, उसे जमीनी लेवल पर धरातल पर महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार होता दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ताकि हमारी आने वाली भविष्य सुरक्षित रह सके, सशक्त बन सके। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कुछ छूट गया हो उसे भी कमेंट करिएगा, हम अपने अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में रियलिटी था पूरा वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।